जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अपने माइक्स को काइंडली ऑफ कर लेंगे और मैं माइक की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ, तो बाकी सबका माइक ऑफ होना चाहिए। ठीक है जी। ओके, तो सबसे पहले इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं हम जिनका इंटरव्यू अभी तक नहीं हुआ। ठीक है, शाबानो अपने माइक को ऑन करें। जी शाबानो, माइक को ऑन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। शाबानो, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन आपको कि आपका टेस्ट पास हो गया है। बैकग्राउंड में अगर कोई वॉइस है तो जो है उसको किसी ऐसी जगह बैठे, सांस लेना होता है ना गहरा गहरा, वो मोबाइल में नहीं लेना और माइक को थोड़ा सा दूर रखना सो दैट कि आपकी आवाज क्लियर है। ठीक है जी। ओके सर। ओके जी, ओके जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Okay, my name is Shahbanu and I have done my master's in economics from the University of Agriculture, Rawalpindi. Okay, okay, and after that what you are doing? After that, I done teaching for 3 years and then I started content writing in a software house. Okay, good, good. अच्छा, can you explain what is trade cycle? ट्रेड साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल क्या होता है? Okay, business cycle is the fluctuation in the business. ठीक है, फ्लक्चुएशन इन द बिजनेस। चलें नोट कर लेते हैं जी। ओके, ये बताएं कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? रियल जीएनपी और जीडीपी एक ही चीज है, कोई मसला नहीं। आप जीएनपी को एक्सप्लेन कर दें, रियल जीएनपी और नॉमिनल जीएनपी को एक्सप्लेन कर दें आप। real GNP measured in current prices and nominal GNP measured in current prices and real GNP measured at constant prices. ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये बताएं कि जो स्टैंडर्ड मनी होती है और टोकन मनी होती है, इसमें क्या डिफरेंस है? या स्टैंडर्ड मेटालिक मनी है और टोकन कॉइन्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? टोकन मनी में जो फेस वैल्यू है वो ग्रेटर देन होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और जो दूसरी है उसमें जो फेस वैल्यू है वो इक्वल होती है इंट्रिंसिक वैल्यू से। ठीक है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यू ऑफ मेटल होती है। वैल्यू ऑफ मेटल इज इंट्रिंसिक वैल्यू या स्टफ वैल्यू आप कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि चेक्स की जो टाइप्स हैं उनमें एक क्रॉस चेक होता है, बियरर चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, ये क्या है? इनमें डिफरेंशिएट कर सकती हैं? जो बेरर चेक होता है वो उसमें वो जब हम बैंक में जाते हैं तो बैंक में जो है वो प्रॉपर हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं पूछता और हमें मनी दे देता है। और इसी तरह सेकंड राउट क्रॉस चेक का मैं बता दूं, क्रॉस चेक में जो है वो देयर आर टू पैरेलल लाइंस और उसमें जो है वो जिसके फेवर में जो है वो चेक लिखा जा रहा है उसमें जो है वो साइन होंगे और प्रॉपर जो है वो आइडेंटिफिकेशन करेगा। और एक होता है ट्रैवलर्स चेक जिसमें जो कि ट्रैवलर को दिया जाता है जब वो ट्रैवलिंग कर रहा होता है, तो उसकी फेवर में वो चेक किया जाता है। अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, ये बताएं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है उसको अफेक्ट कैसे कर सकता है सेंट्रल बैंक? क्रेडिट क्रिएशन को कैसे अफेक्ट कर सकता है सेंट्रल बैंक अपनी पॉलिसी के जरिए?
सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस को कैसे अफेक्ट कर सकता है? अच्छा, कैसे अफेक्ट कर सकता है? हम्म अच्छा, क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट क्रिएशन बेसिकली इस प्रोसेस में जो है वो कमर्शियल बैंक जो है वो जब डिपॉजिट्स जब उनके पास होते हैं तो वो एक रिजर्व जो है अपने पास रखते हैं और बाकी जो है वो आगे लोन दे देते हैं और उन लोन से जो है वो मनी सप्लाई जो है वो उससे जो है वो लोन ज्यादा होता है तो उससे डिपॉजिट ज्यादा होते हैं और उससे जो है वो मनी सप्लाई ज्यादा होती है। अच्छा, चलें, ओवर टू आरिफ साहब। आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि एक करेंसी की करेक्टरिस्टिक है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू को डिफाइन क्या है ये? स्टोर ऑफ वैल्यू को डिफाइन करूं सर? हाँ जी, व्हाट इज स्टोर ऑफ वैल्यू? ओके, स्टोर ऑफ वैल्यू इसमें जो है कि हम करेंसी को स्टोर कर सकते हैं आसानी से, वो ये खराब नहीं क्यों कर होती। नहीं, वजह क्या है स्टोर करने की? उसको स्टोर बैंक में स्टोर ज्यादातर बैंक में स्टोर किया जाता है और घर में भी किया जाता है। प्रॉपर डिफाइन करें इकोनॉमिक सेंस में। सॉरी सर। करेक्ट, जो फंक्शन ऑफ बैंक्स हैं कमर्शियल बैंक, वो क्या है? कमर्शियल बैंक्स फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। सॉरी सर, आवाज नहीं आ रही, क्या बोला आपने? कमर्शियल जो कमर्शियल बैंक है उनके फंक्शन क्या हैं? अच्छा, कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो लोन्स देते हैं और जो है लोन्स देते हैं और उसके अलावा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डिपॉजिट्स इकट्ठे करते हैं और लैंडिंग जी लैंडिंग एंड बोरिंग कर रहे हैं आप, सिंपल वर्ड्स में ये कह रही हैं। जी जी, क्रेडिट क्रिएशन ज़्यादातर कमर्शियल बैंक से होती है। कितने टाइप की करते हैं? अच्छा चले, मुझे ये बताएं नियर टू मनी क्या होती है? नियर टू मनी चेक्स। चलिए ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी सर। ओके जी शाबानो, इट वाज गुड। ठीक है, थोड़ी सी प्रिपरेशन ना 80% है, 20% नहीं है। ओवरऑल आपने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है जी, वो भी ऐसे कि रैंडमली हमने आपको कॉल किया है। नेक्स्ट जी फरवा, फरवा माइक ऑन करें जी। वेलकम वेलकम, फरवा माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फरवा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, I am Umair Farwa. I have done BS Honors in Agriculture and Resource Economics from the University of Agriculture, Faisalabad. Then I have done MSc Honors in Development Economics from the same university. Currently, I am working as educator in School Education Department since 2017. गुड, ओके ओके। तो आज का जो फॉर्मेट है वो आपको पता ही है कि आज हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। वैसे तो मैंने मैक्रो ही कही थी, लेकिन हम आज माइक्रो से भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैक्रो से भी कर सकते हैं। तो मिक्स लेके चलेंगे सो दैट कि आपकी मेमोरी चेक की जाए कि जो 2 दिन पहले प्रिपेयर किया है स्टूडेंट्स के, क्या उनको वो चीजें भी आती हैं जो हमने ऑलरेडी पूछी थी लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं कि मैक्रो से। टेल मी व्हाट इज डिफ्लेशन एंड हाउ वी कैन ओवरकम डिफ्लेशन। Sir, deflation is the decrease in the general price level, and we can overcome deflation by increasing डिफ्लेशन में मतलब प्राइसेस कम होती हैं ना, तो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हम मतलब इसी तरह जो कहते हैं ना एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं डिफ्लेशन को करने के लिए, ओवरकम करने के लिए। सही। अच्छा, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है, ठीक है। 2 किस्म की पॉलिसीज होती हैं, 3 किस्म की पॉलिसीज होती हैं वैसे तो।
मैंने कल भी ये क्वेश्चन पूछा था, ऐसी पॉलिसी बताएं जिसके साइड इफेक्ट्स ना हो और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाए। सर सप्लाई साइड पॉलिसीज, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, इसमें डीरेगुलेशन आता है और इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, सब्सिडीज हैं और डीरेगुलेशन क्या? इसमें अब आपने प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। जी, डीरेगुलेशन क्या होगी और वो एग्रीगेट सप्लाई को कैसे इंक्रीज करेगी? व्हाट इज डीरेगुलेशन? सर डीरेगुलेशन में ये करते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उनको आप लेके जाते हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो उससे शायद प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। नो, प्राइवेटाइजेशन इज अ सेपरेट सप्लाई साइड नहीं। पॉलिसी। डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि जो रेगुलेशंस आपने लगाई हुई है ना, Okay. रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको ईज कर दें। उसको कहते हैं, आप सुनते होंगे, लव्स टीवी पे भी आता है, मीडिया टॉक्स में, इकोनॉमिक टॉक्स में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब होता है बैरियर्स को रिमूव करना और Yes, sir. और Yes, फर्म्स sir. को एंटर होने देना, दैट इज ठीक। डीरेगुलेशन। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन में तो इज अ सप्लाई साइड मेजर इन अ सेंस के इनएफिशिएंट गवर्नमेंट ओन्ड जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं उन्हें सेल आउट कर देना, प्राइवेटाइज कर देना या प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना, सो दैट के वो एफिशिएंटली काम करें। ठीक है जी, तो ये होता है जी। Okay, एनीवेज, thank you, sir. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके पास होते हैं कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, उनमें होता है कैनन ऑफ इकोनॉमी, वो क्या एक्सप्लेन करता है, या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी? सर ये प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी या कैनन ऑफ इकोनॉमी मतलब इसमें ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो टैक्स को लगाने की वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये है। अच्छा ठीक है, ये बताएं कि टर्म ऑफ ट्रेड अगर किसी कंट्री का इंक्रीज हो गया तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वर्स इम्पैक्ट होगा उसका। हाउ? सर उसमें ये होगा कि आपकी एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाएंगी और इंपोर्ट्स की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। टर्म ऑफ ट्रेड के इंक्रीज होने से? टर्म ऑफ व्हाट ट्रेड इज के द इंक्रीज होने फार्मूला से ऑफ सर टर्म ऑफ ट्रेड? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टर्म ऑफ ट्रेड? सर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स मल्टीप्लाइड बाय 100 ठीक है, प्राइसेस और ऑफ टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ट्रेड के करते इंक्रीज हैं। होने से। हाँ, जी तो जी इसके इंक्रीज होने से एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी सर, सॉरी सर, अच्छा बढ़ेंगी चलें, और बढ़ गई इंपोर्ट्स हैं, की कम। बढ़ भी गई हैं, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट पे क्या असर पड़ेगा? सर ये डिपेंड करता है, अगर आपकी मतलब रेशो क्या है एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स कम है या फिर या आप इलास्टिसिटी भी देखते हैं, मार्शल अंडर कंडीशन भी इसमें आ जाती है, आप सही ये कहा, कुछ फैक्टर्स देखेंगे। पहले वाली बात नहीं थी। दूसरी बात ठीक है कि आपकी जो इलास्टिसिटी है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल ट्रेड से बन गया, लेकिन डिपेंड करता है, इस लेवल पे भी ये डिपेंड करता है कि अगर आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस जो है ना वो राइज कर गई हैं और उनकी जो डिमांड है वो इन इलास्टिक है, उसकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। इफ पीपल इन एनी केस, आपके फॉरेनर्स जो है वो आपसे हर हाल में बाय करना चाहेंगे, तो ही फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट को इंप्रूव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। एनीवेज ठीक है जी जी, सर। और क्वेश्चन आपसे ये है कि मुझे एक्सप्लेन करें कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर एम वी इज इक्वल टू पी वाई है, ठीक है, या पी टी है। अब अगर इसमें हम वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं रखते हैं तो उसका प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कल सर भी ये पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा। रिलेशन होगा, प्राइसेस बढ़ेंगी। ठीक है जी, इंक्रीज हो जाएगा, सही है। अच्छा ये बताएं, मोनोपोली को ना एबनॉर्मल लॉस हो रहा है, अब वो उसकी कंडीशन क्या होगी? जब उसे मोनोपोली फर्म को एबनॉर्मल लॉस हो रहा है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? सर प्राइसेस जो मैथमेटिकली हैं वो लेस देन होंगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। प्राइसेस लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होंगी। किस केस में मोनोपोली फर्म को आपने पढ़ा अपनी बुक से कि एबनॉर्मल लॉस होता है? सर यही होता है जब प्राइसेस आपकी कम हो जाती हैं एवरेज कॉस्ट नहीं से ना, या उसमें मोनोपोली है भाई, वो तो प्राइस बढ़ा एबनॉर्मल। लेगा। सुने ना, वो तो सिंगल सेलर है, वो प्राइस क्यों कम करेगा? सही। वो तो प्राइस सर मेकर है। आपकी जी जी हाँ, प्राइस मेकर है ना, सर प्राइस प्राइसेस जो हैं सर, सॉरी मुझे ये फिलहाल कंसेप्ट जहन में नहीं आ रहा। देखिए बुक्स में जो मेंशन है ना, वो ये दो सर मेंशन है मैं नॉर्मल। सेकंड ईयर की जो मैक्रो की बुक है ना उसके फर्स्ट 5 चैप्टर्स तैयार किए थे। कोई मसला नहीं है, मैंने इसके माइक में नहीं चला गया, मैंने कहा चलें कुछ क्वेश्चन उधर से ही पूछेंगे। देखें
मोनोपोली फर्म में अगर आप देखें ना तो नॉर्मल लॉस की रीजंस तो दी हुई हैं, फियर ऑफ सब्स्टिट्यूट, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, तो वो नॉर्मल लॉस के लिए लिखी हुई हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल बुक्स के अंदर जी मुझे नहीं नजर आया कहीं भी कि अब नॉर्मल लॉस को फेस करेगा। अगर करेगा भी सही ना तो वो इसी कंडीशन में ही करेगा, ये जो अभी दो मैंने बताई गवर्नमेंट वाली हो गई और फियर ऑफ सब्स्टिट्यूट हो गया, हो गया, ठीक है जी। चलें जी, ओके, अब ओवर टू आरिफ साहब। एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंट किए हैं, वो कौन कौन से हैं? जी सर क्वेश्चन रिपीट करें। एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन प्रेजेंट किए हैं, उन जो कैरेक्टरिस्टिक हैं या वो कैनन है उनके नाम बताएं आप, कौन कौन से प्रेजेंट किए एडम स्मिथ ने? सर कैनन ऑफ इकोनॉमी और कैनन ऑफ डाइवर्सिटी। नहीं, सर डाइवर्सिटी बस बाकी फिलहाल जहन में नहीं है सर, मैंने ये रिवाइज नहीं किया। अच्छा, जो सर कैनन ऑफ आपने कल यही तो दिया था ना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो सेकेंडरी की बुक है उसके फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं सर, प्लीज उनमें से क्वेश्चंस करें। है ये फर्स्ट 5 ही हैं, फर्स्ट 5 बताए भी थे मैं, देखिए नेशनल सर वो इनकम आपके पब्लिक फर्स्ट 5, फाइनेंस वाला छठा चैप्टर है। आपकी अच्छा किताब में चल, छठा है भाई, हमारे पास तो 5वां चौथा है वो। चलो ठीक है, चलें ठीक है, शायद हबीबुल्ला वसीत में ऐसी होगा। एनीवेज ठीक है सर, इसको बैंक तक रखें, मैं चलें, कोई मसला नहीं है। तो जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के टूल्स वो कौन कौन से होते हैं, बेसिक टूल्स? सर मनी सर इंटरेस्ट रेट को जो है वो किया जा सकता है, और इसके अलावा जो है वो को ऑपरेटिंग कंट्रोल करने के बेसिक टू बाइंग एंड टूल्स हैं, सेलिंग ऑफ करेंसी। दो टूल्स हैं मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के बेसिक, वो बताएं कि कौन कौन से हैं? सर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में कौन कौन से आते हैं? सर क्वांटिटेटिव में आ जाता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपका कि आप जो रिजर्व जो रिक्वायरमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके अलावा भी सर एक तो होते हैं जो आपकी रिजर्व रेशियो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हैं, पॉलिसी रेट को मतलब जो है वो आप बढ़ा सकते हैं ऐसे करके। और आरिफ साहब लास्ट 1 मिनट है, उसके लास्ट 1 मिनट ऊपर और फरवा 10 मिनट्स ईच स्टूडेंट्स आज हमने डिसाइड किया था, लास्ट 1 मिनट। थैंक यू जी सर, नेक्स्ट स्टूडेंट। अच्छा जी, नहीं ओवरऑल फरवा ठीक है आपका, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं। ये ठीक है कि माइक्रो हमने आज नहीं अनाउंस की हुई थी, लेकिन ये है कि हम फिर भी मेमोरी चेक करने के लिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन उधर से करते रहेंगे, क्योंकि एक छोटा सा एरिया उसमें से ना क्वेश्चन कर करके जी हम भी जी बोर, और स्टूडेंट्स भी सुन सुन के ना चौथे दिन से ना अच्छे स्टूडेंट बोर हो रहे हैं, तो इस वजह से ओवरऑल इट वाज गुड माशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम फिर आपको फिर मौका देंगे तो फिर अच्छा हो जाएगा फर्दर भी। इंशाल्लाह। मेरे थैंक यू सर। ओके जी, मेरे पास जो नाम आ रहा है जो मैंने कुछ देखे हैं उनमें जिन लोगों ने नहीं इंटरव्यू दिया उसमें मरियम नाज, मरियम नाज अपना माइक ऑन करें इफ यू आर प्रिपेयर्ड, तो क्योंकि आपको पता था फॉर्मेट का। जी मरियम नाज, सुन रही हैं आप? ओके, लगता है काम पे चली गई होंगी, कोई ना कोई अम्मी ने बुला लिया, वो इस तरह के कोई ना कोई मसला हो ही जाता है। कायनात जी, मैडम कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज का फॉर्मेट पता है ना आपको कि हमने जस्ट बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक्स, कल आप ही ना, कल आपने लेक्चर लिया था? जी सर। लिया था, चलें जी, अच्छी बात है, लिया था तो। ओके, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, my name is Kainat Hamid, daughter of Abdul Hamid. I am from Sargodha. I have done my intermediate as well as master level education postgraduate college Sargodha, and recently I have completed my MPhil. Okay, recently. What was your topic of thesis? Sir, impact of trade liberalization on informality. What was the impact of? Sir, trade liberalization on informality. Informalities क्या होती हैं? Informalities कौन सी होती हैं? What are the Sir, informality is a type of labor
in which there is no regulation and it includes about 5 to 10 workers in their industry, in their firm. Sorry. ठीक है, यानी कि इनफॉर्मल मार्केट्स की बात हो गई एक तरह से, Yes, sir. इनफॉर्मल बिजनेस हो गए। ओके ओके ठीक है। अच्छा ये बताएं, ये जो इनफॉर्मल बिजनेस होते हैं ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक्स में आते हैं? Sir, these are the branch of microeconomics. चले माइक्रो इकोनॉमिक्स के। ये बताएं कोई एक ऐसी स्टेटमेंट बताएं जो कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट हो। मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, एक ऐसी ऐसा सेंटेंस इंग्लिश में बोले जो नॉर्मेटिव हो। How government should decrease inflation? ये तो क्वेश्चन है, हाउ तो उसमें आएगा नहीं। गवर्नमेंट कैन रिड्यूस और शुड रिड्यूस इन्फ्लेशन इन ऑर्डर टू रिड्यूस पॉवर्टी और इंक्रीज द परचेजिंग पावर। आप सजेस्ट कर रही हैं, हाउ नहीं होगा ना, आपने वैल्यू जजमेंट देनी है। ठीक है जी, आप कुछ सोल्यूशन सजेस्ट करिए इस तरह का। ओके ठीक है, इस तरीके से है कायनात के आपने रिसेंटली एमफिल किए माशाल्लाह, बहुत सारे आपने टीचर्स को भी सुना और लेक्चर्स भी सुनती रहती हैं। आज हम सारे आपके स्टूडेंट हैं, 74 मेंबर्स जितने भी हैं, 73। तो आज आप आई हैं, आपको एक टॉपिक प्रिपेयर है, आप हमें लेक्चर दें 1-2 मिनट का कि आज जस्ट कंसिडर कि हम स्टूडेंट हैं एंड ये आप क्लास में एंटर हो गई हैं। लेट्स स्टार्ट एनी टॉपिक और 2 मिनट का आपका लेक्चर। Okay, sir. I am today introducing the economics. What is economics? Economics is a Greek word which means that household management. David Ricardo called its political economy in its initial phases. There are 3 types of schools which define economics in different ways. First school of thought is classical, which was developed by Adam Smith. He defined economics in a way that economics is a science of wealth. Science of wealth means that it deals with the consumption of wealth, production of wealth, distribution of wealth, and exchange of wealth. It was criticized harshly by the Ruskin and Carlyle because he says that it is something which teaches pessimism. Then the new school of thought developed, that is new classical, which by Alfred Marshall, and he says that economics is not a science of wealth. In fact, it is a science which deals with the human material welfare. But this definition was also criticized because this is talking about the material welfare, while non-material welfare services are completely excluded from this definition. Then the new school of thought, that is called modern school of thought, developed by Robbins. He says that economics is a science which deals with the human relationship as a multiple and scarce mean which have alternative uses, and it is generally acceptable nowadays. ओके ओके गुड, चलें ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये है मेरा कि हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं डिफरेंट मेथड से, और एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में कितने मेथड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जब हम उसको रीड कर रहे होते हैं? इन तीनों में से कौन कौन सा मेथड उसके अंदर अप्लाई हो रहा होता है? सर इस मेथड के अंदर एक तो रियल साइड चल रही होती है, दूसरी मॉनेटरी साइड चल रही होती है। रियल साइड के अंदर हम गुड कैसे एक्सचेंज हो रही है उस चीज को रीड कर रहे होते हैं, और मॉनेटरी साइड में हमारी मनी कैसे से एक्सचेंज हो रही है उसे रीड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बताएं ना कि मेथड्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं? नेशनल इनकम को मेजर करने के मेथड होते हैं 3, कौन कौन से अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर? इसमें सर इसके अंदर प्रोडक्ट मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड यूज हो रहा है, सॉरी इनकम मेथड यूज होता है। अच्छा, कोई एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा होता? वो जो लोग काम करने जाते थे फिर वो खर्च करते थे, फिर वो पैसे उधर चले जाते थे। सर दिस इज आल्सो हैपनिंग। तो ये तो तीनों हो गए। जी सर तीनों हो गए। ओके ओके जी, आरिफ साहब, ओवर टू आरिफ साहब। मुझे ये बताएं कि जो नेट नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू है वो हमेशा जीएनपी से ग्रेटर होती है, इसकी ग्रेटर होने की रीजन क्या है? सर नेट नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी से ग्रेटर होती है। सर हाँ सर, नेट नेशनल प्रोडक्ट में तो हम डेप्रिसिएशन अलाउंसेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, फिर ये जीएनपी से कैसे ज्यादा हो सकती है? नहीं, ग्रेटर होती है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ कि ये ग्रेटर क्यों होती है? सर आई एम सॉरी, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। नहीं, इसको आप आंसर इस तरह करें ना कि जीएनपी ग्रेटर होती है एनएनपी से।
हाँ जी तो सर। तो मैंने तो रॉन्ग स्टेटमेंट किया, आपने मुझे करेक्ट करना। हाँ जी सर, मैं ये कह रही कि वो तो उससे बात आती है, उसमें अलाउंसेस हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये तो कम होनी चाहिए सर। राइट, हाँ मैंने जी, आंसर मुझे बताएं ना कि आप, किया। ठीक है। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या डिफरेंस है? Sir, nominal GDP is the amount of goods and services that are produced in an economy, and they are doesn't adjusted for the inflation, and real GDP adjusted for the inflation, and it includes ठीक हो the गया। monetary terms बट in a nominal GDP. बट Sorry, sir. जी sir. बट व्हाट इज अ बार्टर सिस्टम? Barter system is a system in which goods and services are directly exchanged. अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ मनी के कुछ स्टेप्स हैं, वो बताएंगे आप? So yes, evolution of money was held by first starting with the commodity money. Then they introduced the concept of metallic money. Then they introduced paper money. After that, electronic money going nowadays. ओके जी, थैंक यू जी सर। ओके जी, आसमा वहीद माइक ऑन करेंगे। आसमा वहीद माइक ऑन करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आसमा वहीद, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। My name is Asma Wahid. I have done my MSc from Bahauddin Zakria University and done my MPhil from same university. And now I'm searching job. ओके ओके ओके, ठीक है। माय फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू इज रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। मुझे ये बताएं कि 3 स्कूल ऑफ थॉट हैं, और इन 3 स्कूल ऑफ थॉट में से आप जो है किसको बेटर समझती हैं और क्यों समझती हैं? सर क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है सबसे पहले, उसके बाद न्यू क्लासिकल्स हैं और उसके बाद मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। मेरे ख्याल में जो मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट है वो बेस्ट है, क्योंकि इन्होंने जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से डिफाइन किया था, क्योंकि इन्होंने स्कार्सिटी की बात की थी और ह्यूमन जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी बात की थी, और अनलिमिटेड रिसोर्सेज की बात, अनलिमिटेड वांट्स की बात की थी, लिमिटेड रिसोर्सेज की बात की थी। तो मेरे लिए मॉडर्न इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन है वो ज़्यादा बेस्ट है और उनके व्यूज़ ज़्यादा बेस्ट हैं। ठीक है, ओके। करंटली पाकिस्तान गवर्नमेंट को सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो है फिस्कल डेफिसिट। हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो कम है, हमारे एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा हैं, और हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है ना वो बहुत इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा करंट अफेयर है सबसे इम्पोर्टेंट। और हमारा एक्सचेंज रेट है वो फॉल कर रहा है। 2 चीजें कल मैंने बताया था। तीसरा हमारा इशू चल रहा है आईएमएफ के साथ, यानी ये एक कनेक्टेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी। मैं रेवेन्यू साइड पे रहता हूँ जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी सजेशन दें जिससे हमारा जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज हो जाए और जो हमारी डिप्राइव्ड क्लास है वो भी अफेक्ट ना हो। तो मेरे ख्याल में जो एक्सपोर्ट्स हैं अगर उनको इंक्रीज कर दिया जाए तो हम इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू साइड, रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू साइड का मतलब होता है टैक्सेस कौन से लगाए जाएं, कैसे टैक्सेस लगाए जाएं जो जो के डायरेक्ट डिप्राइव्ड। टैक्सेस लगाए जाएं। मिसाल के तौर पे कोई तो सजेशन दे डायरेक्ट देंगे। टैक्सेस क्योंकि इनकम पे लग रहे होते हैं, जिनकी इनकम ज्यादा है उन पे ज्यादा टैक्सेस लगाए जाएं, ताकि जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाए और किसी पे बर्डन भी ना हो और रेवेन्यू भी जनरेट हो जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम डेवलपिंग इकोनॉमीज में टैक्स स्ट्रक्चर में या टैक्स कलेक्शन में या रेवेन्यू साइड पे होता क्या है? सर टैक्स से एवेशन होता है। वेरी गुड, एग्जैक्टली यही होता है। अच्छा, अब उन लोगों को जो टैक्स अवेड कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाना, ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी किसी भी गवर्नमेंट की, जिसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। ये जो गवर्नमेंट है, चाहे इंपोर्टेड है चाहे जो भी है, इसको एक तो जी मेरी सजेशन सब लोग सुन लें कि आपने, पहले भी मैंने कहा, मैं हर दफा कहता हूँ कि आप लोगों से अगर वो कहे भी और वो आपको इंस्टिगेट भी करेंगे, आप नेगेटिव बात करें इस गवर्नमेंट के बारे में या किसी भी गवर्नमेंट के बारे में, आपने नहीं करनी है। आप इकोनॉमिस्ट हैं, आप लोग अपने पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। आप अच्छी इनकी पॉलिसी जो अच्छी है, मैं अगर एक बात करूं जो अभी बजट में आ रही है, इन्होंने जो सुपर टैक्स लगाया इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वो एक। नंबर 2, इन्होंने टैक्स स्लैब्स जो है ना वो रिवाइज किए हैं, उससे टैक्स नेट में मैं भी आया हूँ और बहुत सारे लोग आए हैं। लेकिन जो इन्होंने किया बिजली के बिल के अंदर ना, इन्होंने हर दुकानदार के बिजली के बिल में ही टैक्स ऐड कर दिया। जिसका बिजली का बिल ज्यादा आएगा वो टैक्स ज्यादा देगा। ये
जो टैक्स लगाने वाले होते हैं सारा दिन बैठ के सोचते रहते हैं कि हमने टैक्स कहाँ से लगाना है, लेकिन ये बहुत अच्छा आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे टीवी का बिल था, लोग नहीं देते थे, तो वो बिल में 25 रुपए आ जाते हैं और हर बंदा खामोशी से दे देता है और बिलियंस ऑफ रुपीज इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये सजेशंस है मेरी, और ये गाइड भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको भी पता है, आपने भी सही दिए हैं। लेकिन हमारा सबसे बड़ा आंसर टैक्स नेट को ब्रॉड करना होगा। जब भी हमसे कोई इंटरव्यू पूछे ना, ये उसके लिए खामोश कराने के लिए होगा, बहुत अच्छा होगा, वरना नेक्स्ट से नेक्स्ट क्वेश्चन करता रहेगा। टैक्स नेट को बढ़ाना इज द ओनली सोल्यूशन। और वो कैसे होगा, अगला क्वेश्चन उसका होगा। आप कहेंगे जो टैक्स एवेजन कर रहे हैं उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे प्रेजेंट गवर्नमेंट ने क्या किया है, बिजली के बिल के अंदर अटैच कर दिया है। फिर वो कहेगा अच्छा जी सर, बिजली भी तो चोरी हो जाती है। आप कहेंगे मेजॉरिटी चोरी नहीं कर रहे हैं। शहरों में बहुत सारे लोग जो है ना वो टैक्स अवेट करते हैं। शॉप्स वाले जो है ना उनके पास जाओ तो वो कहते हैं हमारी तो सेल्स ही नहीं हुई है, लेकिन बिजली कंज्यूम हो रही है, तो उसके साथ ये है कि वो टैक्स नेट में आ जाएंगे। अच्छा, फिर भी वो बहस करेंगे आपसे। मैं एक बात बता रहा हूँ कि इंटरव्यू लेने वाले को बहुत ज्यादा शौक होता है फिलॉसफी झाड़ने का। हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या करेगा। वो कहेगा कि अच्छा फिर इससे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। उसे कहना है, फिर आपका आंसर ये होना चाहिए कि यस यस, एवरी एक्शन हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। गवर्नमेंट कोई भी जब काम करेगी, वो टैक्स लगाएगी, वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इकोनॉमिक्स में, तो हम पढ़ते ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। फिर वो चुप हो जाएगा कि यस, शी नोज वेल, ही नोज वेल। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आरिफ साहब। आरिफ साहब ओके, चले मैं ही क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, तो ये बताएं। अच्छा आवाज आ आ रही गए? थी? जी जी, अभी आ रही। अच्छा भाई, ये बताएं कि क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है? सर टोटल डिपॉजिट्स एक्चुअल डिपॉजिट या ओरिजिनल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर रिजर्व रेशो। अच्छा, इसकी कुछ लिमिटेशन है क्रेडिट क्रिएशन की, वो बता सकते हैं आप? नो सर, सॉरी। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मनी क्या है? सर वेलोसिटी ऑफ मनी ये कि यूनिट ऑफ मनी जो है एक साल के अरसा में कितने हाथों में जो है सर्कुलेट करता है। जो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है वेलोसिटी ऑफ मनी का? 1 ओवर वी। तो इसे क्या कहेंगे 1 ओवर वी को? मनी डिमांड। अच्छा, इसका प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होता है? सर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो प्राइस जो है वो भी इंक्रीज होती हैं। मनी और डिमांड से क्या होगा? अगर अभी सर और मनी डिमांड इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, इनवर्स रिलेशन होता है। नहीं, अगर 1 ओवर वी इंक्रीज हो तो प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? सर प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी। ओके जी, थैंक यू, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है आसमा, अभी आपके साथ 2 क्वेश्चन मैंने करने हैं। पहले तो मैंने दो क्वेश्चन ही किए थे आपसे, अभी जरा 2 क्वेश्चन और भी आपसे करने हैं। मुझे ये बताएं कि जो ट्रेड साइकिल है उसमें जो इनोवेशन की थ्योरी है वो किसने प्रेजेंट की? सर शुम्पटर ने दी थी। कंप्यूटर ने की। अच्छा, ये बताएं कि ट्रेड साइकिल के आने की सबसे बड़ी रीजन क्या है, शुरू होने की, स्टार्ट होने की? सर एग्रीगेट डिमांड में कमी होती है। ठीक है, ये भी सही है, गुड हो गया। यानी कि ठीक है, ये केन्स के अकॉर्डिंगली ये है, तो मोस्टली हम यही पढ़ रहे होते हैं कि डिमांड एफिशिएंसी होगी या ओवर प्रोडक्शन हो गई। दोनों में से एक चीज होगी तो डिमांड एफिशिएंसी होगी, और वो जाहिर सी बात हो गया। चलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये बताएं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक होती है और सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है? डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है। इनइलास्टिक। इनइलास्टिक सर नेसेसिटीज की होती है, जैसे हमारी मेडिसिन हैं वो हमारे लिए ठीक है, नेसेसिटीज हैं, ओके। उनकी डिमांड जो है वो परफेक्टली इनइलास्टिक होगी। सप्लाई किन चीजों की परफेक्टली इनइलास्टिक होगी? सर जिन चीज़ों के सब्स्टिट्यूट सबसे ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, उनकी इलास्टिक सप्लाई जो है वो इलास्टिक होगी। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि हमारे पास जो कमर्शियल बैंक हैं इनके कुछ फंक्शंस बता सकती हैं आप? 2-3 क्या यस फंक्शंस होते हैं सर। अदर देन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, अदर देन गिविंग लोन्स, इसके अलावा? The creation of deposits और मनी सप्लाई। ठीक है, नहीं वो तो डिपॉजिट्स तो मैं बता चुका हूँ। अदर देन वो क्या फैसिलिटी देती हैं बैंक्स आपको?
सिंपल सी बात है, बिल्स के लिए आप जाते हैं, यूटिलिटी बिल्स के लिए लॉकर की फैसिलिटी देते हैं, एडवाइजर टू इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है जी, डिस्काउंट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, चलें जी 1 मिनट रहता है तो बिल ऑफ एक्सचेंज बता दें क्या होता है, व्हाट It's इज the बिल ऑफ, promise. It's the promise by the borrower to the lender to pay the specific amount in the future. हु इश्यूज दिस बिल ऑफ एक्सचेंज? The seller करता है। गुड, ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट जो होता है ना वो इसके रिवर्स होता है, Yes, ठीक है sir. जी, ठीक होता है। Yes. ओके जी, थैंक यू वेरी मच आसमा भाई, प्रोफेसर साहिबा आपका इंटरव्यू अच्छा है, ठीक है, ओवरऑल अभी जितने भी लोगों का इंटरव्यू किया है वो सारे लोग सिलेक्ट हो चुके हैं माशाल्लाह, और वो लोग अभी बस ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। हम आप चारों पांचों लोगों को तकरीबन 34-35 साल सजा मुशक्कत के साथ और तनख्वाह के साथ जो है ना सुनाते हैं। इंशाल्लाह। पैनल ऑफ ज्यूरी का ये फैसला है, और आपको ये सजा कबूल है सब लोगों को जिन्होंने आज इंटरव्यू दिया है Yes, sir. या नहीं है? सर जी से 60 कबूल है, साल के लिए भी कबूल है। ठीक है, नहीं 60 साल की उम्र तक तो आपको कबूल होगी, 60 साल के लिए हो नहीं सकता, मसला है फिर रिटायर हो जाएंगी। चलें जी, ठीक है जी, हाँ फिर पेंशन भी मिलती रहेगी। चलें जी, अल्लाह खैर करे, थैंक यू वेरी मच, एंड न्यू सेशन ज्वाइन करते हैं, और मैं अभी लिंक शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।